नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के एक युवक ने लाखों की नौकरी को छोड़कर स्वरोजगार की राह को चुना और आज वह लाखों की कमाई कर रहा है। यही नहीं, इस युवक ने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। हम बात कर रहे हैं जिला ऊना के गगरेट क्षेत्र के एक छोटे से गांव भद्रकाली के युवा रविंद्र परासर की। रविंद्र परासर ने बीटेक और MBA की पढ़ाई की और उसके बाद गुरुग्राम स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने लगे। उन्हें नौकरी नहीं, अपने गांव में अपने लोगों के बीच कुछ करने की इच्छा थी, जिसके चलते 20 लाख के सालाना पैकेज को छोड़कर अपने गांव आ गए। यहां आकर मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से जैविक अगरबत्ती बनाने की योजना बनाई। एक कहानी फूलों की, उन पवित्र फूलों की जो मंदिर में बड़ी श्रद्धा भाव से चढ़ाए जाते हैं। लोग तरह तरह की दुआएं मांगते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये देना, आप मुझे वो देना, और फूलों का दान देते हैं। भगवान को सजाते हैं, माता को सजाते हैं, पिंडियों को सजाया जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है। लेकिन बाद में उन फूलों का क्या होता है, ये एक बड़ी ही विचित्र तरह की कहानी है जो बहुत से लोग सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सत्य है। वो फूल मंदिर में चढ़ाए तो बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, लेकिन बाद में फेंके जाते हैं नदियों में, नालों में, या फिर मिट्टी में दबाए जाते हैं। तो उन फूलों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए और प्रदूषण ना फैले उन फूलों से, इसलिए हमने युवान में ये पहल स्टार्ट करी। उन फूलों को प्रांगण में लाया जाता है, तरह तरह की इको फ्रेंडली प्रोसेसेस के थ्रू उनको ट्रीट किया जाता है और फिर जैविक अगरबत्ती बनाई जाती है। वो जैविक अगरबत्ती जो गांव की लेडीज़ हाथों से बनाती हैं और फूलों को बड़े ही अच्छे भाव से उनको ट्रीट करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं, और वो जैविक अगरबत्ती एक खुशबूदार अगरबत्ती जो कि भगवान को दोबारा से अर्पित की जाती है। मंदिर के वे फूल जो बड़े ही निर्मम तरीके से इधर उधर फेंक दिए जाते थे, दोबारा से सुगंध फैलाते हैं उन्हीं मंदिरों में, उन्हीं भगवान के घर में जहाँ से वो निकाले जा चुके होते हैं। डेवलपमेंट में हमें काफ़ी दिक्कतें महसूस हुई, क्योंकि अगरबत्ती अगर कोयले से बनानी होती या कोई और प्रोडक्ट्स तैयार करने होते तो इतना ही आसान, शायद बहुत ज़्यादा आसान होता। लेकिन युवान अगरबत्ती जो कि एक बिल्कुल ऑर्गेनिक बनानी थी और लोगों से हट के कुछ करना था, तो उसमें थोड़ा हमें टाइम ज़रूर लगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि फूलों को कितना टाइम ड्राई करना है। एक प्रोसेस डेवलप करने में ही टाइम लगा। सेकेंडली, अगरबत्ती को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना एक अपने आप में एक चैलेंज था। तो जब हमारे पास सुबह सुबह फूल आते हैं, क्योंकि सुबह ज़्यादातर मंदिरों में आरती 5-5:15 बजे के आसपास हो जाती है, और हम नियर बाई एरिया से फ्लावर्स कलेक्शन करते हैं। मंदिरों के साथ हमारा तालमेल इस तरह से बन गया है कि वो फूलों को एक बहुत अच्छे कंटेनर में डाल के रखते हैं, सेग्रीगेट करके रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और उन फूलों को हम फिर युवान प्रांगण में लेके आते हैं, उनको साफ़ किया जाता है, उनके पेटल्स को अलग करते हैं, बड्स को अलग करते हैं। जो बड्स हैं वो भी खाद बनाने के काम आ जाते हैं या फिर और प्रोडक्ट्स बनाने के काम आ जाते हैं, दिए और डेकोरेटिव आइटम्स ऑल्सो। हमें जब ये प्रोडक्ट डेवलप किया, उसके बाद एक वर्ड ऑफ माउथ से ही इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ फैलती गई और लोग हमें अप्रोच करते गए। और अब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा ब्रेक इवन अचीव हो चुका है 1 ईयर के टाइम में ही, और वी आर अर्निंग प्रॉफिट एज वेल। लोगों को नहीं पता होता कि वो किस तरह की अगरबत्ती यूज़ कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी स्पूरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। पीपल जितने श्रद्धा भाव से वो अगरबत्ती भगवान को अर्पित करते हैं, वो नहीं जानते कि उसमें क्या मिला होता है। तो हमने उस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर अगरबत्ती कोयला से बनाई जाती है
उसमें सुगंध हर तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि लोगों को खुशबू बहुत अच्छी लगे और एकदम से नाक में लगे, लेकिन ज़्यादातर वो खुशबू अगर आपके इर्द गिर्द रहे, आपके एनवायरनमेंट रहे, हवा में रहे और आप उस अगरबत्ती को इनहेल कर रहे हैं, देन दैट कैन कॉज यू मैनी डिसीजेज लाइक कैंसर। ये अगरबत्ती मंदिर के फूलों से बनी हुई है और इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, और ये जो अगरबत्ती है ये इतना धुआं क्रिएट नहीं करती जिस तरह से और अगरबत्ती क्रिएट करती है। रविंद्र परासर के अनुसार कोरोना काल में जब कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही थी, उस काल में भी उनका कारोबार खूब फल फूल रहा था। कोरोना काल में रविंद्र अपनी टीम के साथ शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए डटे हुए थे। हालांकि ऑफलाइन मार्केटिंग कुछ समय के लिए बंद की, लेकिन अब हुए अनलॉक के बाद यही टीम फिर से सक्रिय हो गई है। धीरे धीरे स्थानीय दुकानों से ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के किसान भाई इस समय रबी फसलों की खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं को खरीदने में लगे हैं, लेकिन इन कृषि आदानों को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, तभी आप रबी फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। तो बीज खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं, बीज एक महत्वपूर्ण आदान है और खेत में जो उर्वरकता है वो बीज पर बहुत सारी बीज पर निर्भर करती है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमारे खेत में बीज को ही बोना चाहिए, अनाज नहीं बोना चाहिए। जो बीज है वो कौन सी वैरायटी का, अर्ली वैरायटी है या मध्यम वैरायटी है या अंतिम वाली वैरायटी है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही उसको बीज जैसा मिल जाता है वैसा बो देता है। मान के चलो यदि अर्ली सीजन है और उसको बीज यदि देरी वाला मिल जाता है तो देरी वाला बो देता है, या देरी में जाता है और देरी के समय पे यदि उसको जल्दी वाला मिल जाता है तो उसको बो देता है, या मान के चलो कुछ नहीं मिला तो जैसा बीज मिला वैसा बो दिया। किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। एक तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों बीज में अंकुरण क्षमता का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारे बीज में अंकुरण क्षमता कितनी। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे किसान भाई बीज ले आते हैं लेकिन वो उगता ही नहीं है। तो बीज लेते समय कम से कम 100 दाने बीज के लेके और एक कागज पर उनको, गीले कागज पर उनको क्रम से रख लेना चाहिए और उनको भिंगाकर फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको देखना चाहिए कि 100 दानों में से कितना दाने अंकुरित हुए। माना कि हम 100 में से यदि हमारे 70 दाने उगते हैं तो बीज ज़्यादा अच्छा नहीं है। यदि उसमें से 80 से 90% यदि बीज या दाने हमारे उगाते हैं तो हमें इस प्रकार का बीज सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार के बीज का ही हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, हमारे बीज में ये देख लें कि हमारा बीज कहीं सड़ा घुना तो नहीं है। यदि हमारा बीज अच्छा है और उसमें कहना चाहिए बहुत सारा जो इनर्ट मटेरियल, अक्रिय तत्व है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको भी एक इनर्ट मटेरियल जिसको कहते हैं वो बोरे पर लिखा रहता है, हमारे किसान भाइयों को देख लेना चाहिए। तीसरी बात हमारे को चाहिए कि हमारे बीज
उपचारित है कि नहीं, क्योंकि बीज यदि उपचारित नहीं है तो आपको अलग से उपचार करना पड़ेगा, और यदि उपचारित नहीं है तो आपको उपचारित बीज ही लेना चाहिए। तो उपचारित है कि नहीं ये हमारा देख लें। चौथी बात, हमारे जो किसान भाई हैं वो बीज मिश्रित तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बीज इस प्रकार का आ जाता है जिसमें बहुत सारी वेराइटियाँ अलग अलग तरह की मिली हुई रहती हैं, तो इस प्रकार का बीज हमको प्रयोग नहीं करना है। बीज एक ही सेम आकार का, सेम साइज का, और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उसमें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का बीज होना चाहिए। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। चौथी बात, मार्केटिंग में जब बीज लेने जाते हैं तो हमारे किसान भाई को एक रिलायबल, मैं फिर कह रहा हूँ विश्वसनीय सूत्र जहाँ है, विश्वसनीय जो बीज वाली जो संस्था है वहाँ से आपको बीज लेना चाहिए, और लेने के पश्चात उसकी रसीद जरूर ले। किसी प्रकार का उसमें अडल्ट्रेशन होता है या किसी प्रकार का उसमें मिलावटी होता है तो हम उसकी एक पर्टिकुलर जगह पर हम उसकी शिकायत कर सकें। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। गेहूं की बुआई हेतु खाली पड़े खेतों की जुताई कर तैयार कर ले में तथा आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर ले में। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज राज 4079, राज 4120, राज 4037, राज 4238, राज 6560, राज MR 1 एवं राज 3765 इस संभाग के लिए गेहूं की उन्नत किस्में हैं। 2 ग्राम मैंकोजेब या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। दीमक के नियंत्रण हेतु फिप्रोनिल 5 SC 6 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से अथवा क्लोथिएनिडीन 50 WDG की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर बीजों पर समान रूप से छिड़ककर उपचारित करें। मेथी की बुआई का सही समय है। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज RMT 1, RMT 143, राजेंद्र क्रांति और पूसा अर्ली बंच का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जड़ गलन रोग को नियंत्रित करने के लिए बोने से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। मटर की बुआई पूरी करें। मटर की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रयोग में लेवें। मटर की फसल को जड़ गलन रोग से बचाने के लिए बीजों को बुआई से पहले थायरम या मैंकोजेब की 2.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला डूंगरपुर के सुरेंद्र कुमार ने। आपके खेत में गाजर घास का फैलाव तेजी से हो रहा है, आप इससे बहुत परेशान हैं। आपने इसके नियंत्रण के लिए जरूरी जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गाजर घास, जिसको पार्थेनियम हिस्टेरोफोरिस जिसका वैज्ञानिक नाम है, इसको कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से अकृषित क्षेत्रों में पाई जाती है। खेतों की मेड़ों पे, सड़क के किनारे और अकृषित क्षेत्रों में, परंतु आजकल ये कृषित क्षेत्रों में भी फैलने लग गई है। इससे मनुष्य अगर नंगे हाथों से और बिना कपड़े पहने हुए गाजर घास को उखाड़ लेगा तो उसके एलर्जी होने की
चांस रहते हैं, उससे फुंसियाँ हो जाती है हाथों पे, पैरों पे। इसके फूलों से अस्थमा की समस्या भी रिपोर्ट करी गई है। पशुओं के भी खुरों में, अकृषित क्षेत्रों में जो पशु चरते हैं उनके खुरों में, पैरों पे इससे एलर्जी हो सकती है। तो ये तो मनुष्यों को और पशुओं को होने वाली समस्या है। इसके अलावा जिस खेत में गाजर घास फैल गया उसमें फसल, दूसरी फसल को बहुत ही ज्यादा दबा देता है, बहुत कम दूसरी फसलें हो पाती है। गाजर घास यानी पार्थेनियम को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों जैसे कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि से जाना जाता है। गाजर घास की इस गंभीर समस्या को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। गाजर घास के नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो फूल आने से पहले हाथ से दस्ताने पहन के हाथ से उखाड़ देना चाहिए, ताकि फूल नहीं आएंगे तो नई पौध तैयार नहीं होगी, तो इस पे अपने आप ये एक चैन ये टूट जाएगी। ये ध्यान रखना, फूल आने से पहले पौधों को निकाल देना चाहिए। आसपास में अकृषित क्षेत्र है उनको भी साफ रखना चाहिए, वहां से भी गाजर घास को निकालना आवश्यक है, नहीं तो हवा के साथ में वो बीज उड़ के या पानी के साथ वो बह के अपने खेत में आ जाते हैं और खेत में फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही खेत की जो मेड़ हैं और जो बीच में जो जिनको डोलियां कहते हैं, उन डोलियों के ऊपर से भी सावधानी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ एक भी पौधा गाजर घास का बचना नहीं चाहिए। जब तक इसका पूरा उन्मूलन नहीं होगा तब तक ये अगले फैलने के चांस बहुत ज्यादा। तो फूल आने से पहले पौधों को निकालना चाहिए। परंतु अगर कुछ पौधे रह गए तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीज झड़े नहीं। बीज झड़ने से पहले पौधों को उखाड़ कर उनको नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे हानिकारक खरपतवार को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो आइए जानते हैं गाजर घास के संबंध में। के बाद में अगर अकृषित क्षेत्र है तो अकृषित क्षेत्रों में पैराक्वाट का स्प्रे किया जा सकता है। पैराक्वाट से क्या होता है, फूल आने से पहले स्प्रे करना चाहिए, ताकि पैराक्वाट से सारी वनस्पति को ही, पैराक्वाट, डाइक्वाट ऐसे खरपतवारनाशी है जो गाजर घास को भी ये नष्ट कर देगा। इसके अलावा 2,4-D एमाइन साल्ट का स्प्रे भी गाजर घास के उन्मूलन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा केसिया के स्पीसीज के जो पौधे जहाँ ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ गाजर घास कुछ कम रहता है, तो ये भी किया जा सकता है। जहाँ ज्यादा गाजर घास है वहाँ कुछ केसिया के पौधे लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार से, पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पूरा निगरानी रखना, मेड़, खेत की बाउंड्री और सब पे से फूल आने से पहले पौधों को निकालना बहुत जरूरी है। इसका उन्मूलन ही जब तक नहीं हो पाएगा जब तक गाजर घास की समस्या बनी रहेगी। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल जिसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। कुछ देशों में इनके जैविक उपचार भी किए गए हैं, उनसे भी सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है। पर जैविक उपचार भी बहुत सावधानी से करने वाला है। जैसे ट्राइकोडर्मा बाइकोलोराटा के कीट जो है वो इसको गाजर घास पार्थेनियम को खाता है और उसको उससे भी ये नियंत्रित हो सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।